हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील चिंता एलबीएस परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और वर्तमान में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थितियों से आप घर पे रहकर स्वस्थ रहें और लोगों को जागरूक करें, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। इसीलिए एलबीएस परिवार हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है कि वो कार्य का संचालन करे। अब इसी चरण में हम आज ट्वेल्थ क्लास का जो वीडियो पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो आज का वीडियो है वो 12th क्लास के लिए है। 12th क्लास बोथ मीडियम के लिए, दोनों मीडियम है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। अब हम पहले के कुछ वीडियो में हमने पोएट्री सेक्शन में 2 पोएम पढ़ ली थी। जैसे हमने पहली पोएम पढ़ी थी, जैसे आपको याद हो तो पहली पोएम द नोबल नेचर बेन जॉनसन की पढ़ी थी और दूसरी पोएम ए बॉयज सॉन्ग विल्बर्ड विल्सन गिब्सन की पढ़ी थी। अब उसी चरण में हम तीसरी पोएम लेकर आए हैं। हमारी पोएम तीसरी है होप। ध्यान दीजिएगा, उस पोएम का नाम क्या है? होप। और ये राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले मैं थोड़ा राजन अग्रवाल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि राजन अग्रवाल जो है उनका 1991 में झुंझुनू प्लेस है राजस्थान में। झुंझुनू एक जिला है, उसमें एक जिले के झुंझुनू जिले के गांव में उनका जन्म हुआ था 1991 में। तो आप देख सकते हो कि इनकी एज ज्यादा नहीं है। इतनी यंग एज में भी उन्होंने अपनी लेखन कला से इतना ज्यादा प्रभावित किया कि हमारी आरबीएससी में ये जो हम पढ़ रहे हैं वो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ एजुकेशन, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसी से रिलेटेड सिलेबस हमारा है। उस पोएट्री को उसने प्रकाशित भी कर दिया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी अच्छी पोएम्स, ऐसे प्रोज और ऐसे यहाँ पे अलग प्रकार की स्टोरियां लिखी हैं जो आपको इतनी ज्यादा प्रभावित करेगी कि इसमें बहुत सी विशेष बातें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब राजन अग्रवाल कहते हैं होप। होप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। होप का क्या है? आशा, उम्मीद, उम्मीद की एक किरण जिसको बोलते हैं, उम्मीद की एक किरण जिसे बुलाया उसे आशाएं कहते हैं। कि उम्मीद के बिना एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को किसी कार्य की उम्मीद होती है तभी वो उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है, उस कार्य को करने के अंजाम की तरफ आगे बढ़ता है। ये विशेष बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यह बात आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये क्या बताना चाहता हूँ। होप, राजन अग्रवाल की कोई होप, आशा, उम्मीद। जैसा कि मैं सबसे पहले आपको 10th क्लास के जो पोएट्री सेक्शन में भी बताया था, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पोएट पोएम में क्या एक्सप्लेन किया जाता है अबाउट द पोएम, हमें पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए, द थीम का मतलब कथानक, विषय वस्तु, सेंट्रल आइडिया। द थीम ऑफ द पोएम होप इज होप, पूरी की पूरी होप है। एज डिफाइंड एंड कंसीडर वेरियस पार्टी, भिन्न भिन्न दलों के द्वारा इसको व्याख्या भी की गई है और इस पे कंसीडर्ड, विचारित भी किया गया है, इंक्लूडिंग पोएट, जिसमें कवि को शामिल करता है। कोई पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि होप की जो डेफिनेशंस है, व्याख्या है, वो अनेक अलग अलग पार्टियों ने एक्सप्लेन की है। उसमें कवि ने भी अपने आप को बताया कि होप क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होप अकॉर्डिंग टू अदर पार्टीज एंड अकॉर्डिंग टू पोएट। इस पूरी की पूरी पोएम में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात, पहली लाइन जिसे पैराग्राफ में मैंने एक में लिखा है, समझ में आ गया। अब देखिए, सम अदर्स, कुछ अन्य लोगों का वैक्यूम, अनक्लियर, अनसर्टेन, अस्पष्ट और अनिश्चित एजेंट्स, माध्यम है। कुछ अन्य लोग हैं जो व्याख्या कर रहे हैं, वो वैक्यूम, अनक्लियर और अनसर्टेन एजेंट, माध्यम है इसका, इस होप की डेफिनेशन, व्याख्या देनी है। वेयर एज, जबकि कवि कोई डेफिनेट, एक निश्चित और एक स्पष्ट, सर्टेन, स्पष्ट, इंटरप्रेटर, वाहक या माध्यम भी कह सकते हैं, वाहक या माध्यम है ऑफ होप, आशा का। कि यहाँ पे पूरी पोएम पढ़ेंगे तो पूरी पोएम में कुछ लोग हैं जो होप, आशा की डेफिनेशन आपको देंगे, लेकिन वो वैल्यू है, अनक्लियर है, अनसर्टेन है उस व्याख्या को बताते वक्त। लेकिन वहीं पे कभी भी अपनी व्याख्या स्पष्ट करेगा, लेकिन वो डेफिनेट है, निश्चित है और सर्टेन, स्पष्ट व्याख्या, वाहक बनेगा किसका? होप, आशा का।
जैसे यहाँ पे देखिए कैसे, या राजन अग्रवाल यहाँ अपनी डेफिनेशन आशा की बर्ड से बताएगा, ह्यूमन बीइंग पे भी बताएगा, एनिमल जानवर पे बताएगा, नेचर प्रकृति भी बताएगा, डिपेंड अपॉन होप, क्योंकि पक्षी जानवर ह्यूमन बीइंग प्रकृति सारे की सारे आशा पर ही निर्भर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति में करने की आशा नहीं, एक्शन होने का मतलब नहीं, वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, जिसका जिक्र भी पोएम में किया गया है। पहली बात समझ में आ गई होगी, ये मुख्य बात है, महत्वपूर्ण बात है। होप सस्टेन्स लाइफ, होप सस्टेन्स लाइफ, आशा जीवन को बनाए रखती है। सस्पेंड स्थगित कर देना, सस्पेंड कर देना आपको क्या, सस्पेंड करने का मतलब उसके निलंबित कर देना, निलंबन कर देना, और सस्टेन्स बनाए रखना। जीवन में एक जीवन को बनाए रखने का काम कौन करती है, आशा ही करती है। तो ये एक मुख्य बात है इस पूरी की पूरी पोएम की। जब भी आप इसके पर्सन को करें, इसके पर्सन से रिलेटेड कोई बातें आप लिखें, तो आप जरूर लिखें कि अकॉर्डिंग टू राजन अग्रवाल डिफाइंड बाय द डिफरेंट व्यू, होप सस्टेन लाइफ, होप सस्टेन लाइफ में आशा जीवन को बनाए रखती है। रिगार्डिंग द होप पोएम अकॉर्डिंग टू राजन अग्रवाल। तो ये बात मैंने अबाउट द पोएम आपको बता दी, थोड़ा सा एक्सप्लेन, आपको हल्का सा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अनेक प्रकार के अदर पार्टीज, अन्य दल हैं जिन्होंने होप की डेफिनेशन दी है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे कवि ने स्पष्ट की है, पक्षियों का माध्यम लेकर, ह्यूमन बीइंग्स का माध्यम लेकर, एनिमल्स का माध्यम लेकर, प्रकृति का माध्यम लेकर उसने यह स्टिक डेफिनेशन दी है कि इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है हमारी दूसरी बात। अब हम पढ़ते हैं पोइम। द होप पोइम जो हमारी है वो अनराइम्ड पोइम है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब पिछली दो पोइम हम पढ़ चुके हैं, पिछली जो नोबल नेचर और ए बॉयज सॉन्ग एक राइम्ड पोइम थी, जिसकी राइम स्कीम निकलती थी। पोइम की किसी स्टेंजे के लाइन का अंतिम वर्ड जो होता है वो राइम स्कीम के लिए काम में आता है। लेकिन यहाँ पे राजन अग्रवाल की जो पोइम है वो अनराइम्ड पोइम है। क्या है, अनराइम्ड पोइम है, इसकी राइम स्कीम यहाँ पे नहीं निकलेगी। तो पहली बात अपने को समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं, अब क्या कहना चाहता है पोइम। यहाँ पे पोइम के दो स्टेंज आपके बोर्ड पे आप देख सकते हो लिखे गए हैं। इन दोनों स्टेंजों को मैं हर मीनिंग के साथ, हर डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। होप, सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं आशा। होप आशा इज है, होप आशा इज गिवन। अब यहाँ पे इसको पूरा बन जाएगा दिया गया, ये पैसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे होप इज गिवन, आशा को दिया गया। डिफरेंट, अलग अलग, डिफरेंट नेम्स, नाम। पहली लाइन समझ में आ गई होगी। होप इज गिवन, आशा को दिया गया है। डिफरेंट नेम, भिन्न भिन्न अलग अलग नाम दिए गए हैं। जिस व्यक्ति ने पोइम ने तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है द पोइम में द होप, और राजन अग्रवाल ने आशा को, लेकिन अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई लोग आशा को किसी नाम से पुकारते हैं, कोई लोग किसी के नाम से पुकारते हैं। तो पहली लाइन यहाँ पे है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम, आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। पैसिव फॉर्म है जिसका जिक्र हम 11वीं के क्लास में, हम जो 10th चैप्टर चला उसमें हम कर चुके हैं। आगे देखिए, सम, कुछ लोग, कुछ। अब यहाँ पे लोग तो हमने मेंशन किया है, लेकिन सेंटेंस कुछ नहीं कह रहा है। सेंटेंस बनेगा कुछ काल पुकारते हैं, कुछ सम कुछ काल पुकारते हैं। इट, किसको, होप आशा को, आशा को। पर्सन बन सकता है यहाँ पे इट रेफर्स टू, इट किसके लिए आया है, यहाँ पे दे दिया समकाल, इट एक्सपेक्टेशंस इन्वर्टेड कॉमा में लगा के दे दिया कि यहाँ पे इट रेफर्स फॉर, यहाँ इन दिस सेंटेंस इट रेफर्स फॉर किसके लिए रेफर किया गया है, इट किसके लिए किया गया है, होप आशा के लिए। सम कुछ लोग, डिफरेंट टाइम के बाद में सम काल कुछ लोग पुकारते हैं कि आशा को, एक्सपेक्टेशंस आकांक्षाएं, आकांक्षाएं, आकांक्षाएं उपेक्षा, आशा, जिसे आशा का नाम हमने दिया है। कुछ लोग उसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, मुझे उससे एक्सपेक्ट है, मुझे उससे आकांक्षाएं हैं, मैं कुछ चाहता हूं। एक्सपेक्टेशन का मैं उससे चाहता हूं, आकांक्षाओं को डिफाइन किया गया है। तो समकाल कुछ लोग एक आशा को किस नाम से पुकारते हैं, एक्सपेक्टेशन से, कि मेरी कुछ आकांक्षाएं हैं, मेरी कुछ ना कुछ उससे आशाएं हैं, जिसको यहाँ पे आशा को नाम क्या दिया है, एक्सपेक्टेशंस। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, अदर्स,
अन्य लोग, अदर्स अन्य लोग, टर्म टर्म का मतलब कहते हैं, अन्य टर्म्स कहते हैं कि किसे, आशा को, द फ्यूचर भविष्य के, रेलेवेंस का मतलब प्रासंगिक, प्रासंग। कुछ लोग आशा को भविष्य के प्रासंग में देखते हैं कि अगर प्रेजेंट में हम कोई आशा करेंगे तो उसका रिप्लाई, उस रिजल्ट तो भविष्य में मिलेगा, उसे आशा के रूप में कुछ लोग कहते हैं। फ्यूचर भविष्य का, रेलेवेंस का मतलब क्या होता है, रेलेवेंस का अर्थ क्या होता है, प्रासंगिकता, भविष्य के संदर्भ में, सीधी सी बात कह सकते हो आप, संदर्भ भी कह सकते हो, भविष्य के संदर्भ में। कुछ लोग आशा को भविष्य के संदर्भ में रखते हैं कि प्रेजेंट में कोई किया, उसकी आशा भविष्य फ्यूचर से रिलेटेड आएगी तो फ्यूचर रेलेवेंस बढ़ेगा। समझ में आ गई? अब चलते हैं अगला, सम अदर्स, कुछ अन्य लोग, कुछ अन्य लोग, थिंक सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा, थिंक सोचते हैं, इट आशा को, मेजर्स माप है, और बेनिफिक्शन का मतलब उपकार, बेनिफिक्शन का मतलब उपकार, कि कुछ लोग उसे सोचते हैं कि आशा एक उपकार का माप है, कि मैंने कितने उपकार किए, कितने की, उसी आशा से रिलेटेड बात बताएं तो यहाँ पे माप है किसका, उपकार का, मेजर्स मापना, और बेनिफिक्शन का मतलब क्या था, उपकार। तो पहली 4 लाइनों में एक मुख्य प्रश्न बन के आता है स्टूडेंट से, व्हाट इज द डिफरेंट नेम गिवन टू होप रिगार्डिंग सम अदर्स अकॉर्डिंग टू सम अदर्स इन दिस पोएम। इस पोएम में अन्य लोगों के द्वारा होप को क्या नाम दिए गए हैं, तो लिखेंगे सम अदर्स defined या some others given the hope different name as some call it expectations, others term it future relevance, and some others think it measures of verifications, measure of verifications ये कह सकते हैं, या सीधा सा कह सकते हैं कि according to poems some others define the different names of hope as expectations, फ्यूचर रेलेवेंस एंड मेजर ऑफ बेनिफिक्शंस। ये ध्यान दीजिएगा, ये बात हमने एक्सप्लेन कर दी थी। ये यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें 3 अलग-अलग नाम, पहला एक नाम एक्सपेक्टेशन, दूसरा फ्यूचर रेलेवेंस और तीसरा मेजर ऑफ बेनिफिक्शंस नाम दिए गए हैं, और तीनों को नाम देने का काम सम अदर्स अन्य लोगों के द्वारा किया गया है, इसमें कोई भी शामिल नहीं है। समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले पैराग्राफ, इसकी 5वीं लाइन में, टू मी, ये ध्यान दीजिए, मी शब्द किसके रिलेटेड है, कोई यहाँ पे रेफर किया जा सकता है, पूछा जा सकता है मी, यहाँ पे मी किसके लिए है, ए टू मी होप इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड, इसमें मी शब्द किसके लिए रेफर किया गया है, इसके लिए कोई, टू मी मेरे लिए, होप आशा, कवि के लिए आशा, इज है द क्रिएशन रचना ऑफ साउंड आत्मा या मन। ध्यान दीजिएगा कि टू मी मेरे लिए, होप इज द क्रिएशन ऑफ साउंड, आशा एक मन की, आत्मा की रचना है। अगर कोई कार्य हम मन से नहीं करते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी जो लेना चाहते हैं वो नहीं दे सकते। अब मेरे लिए जो आशा है वो एक आत्मा की रचना है, ये बात आगे स्पष्ट करेगा कोई, राजन अग्रवाल आपको स्पष्ट करेगा, जैसे कैसे, क्यों है, व्हाट इज द रीजन इज दैट होप इज द क्रिएशन ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू राजन अग्रवाल। क्या रीजन दिए गए, एक्सप्लेन कीजिए। तो देखते हैं, मैक्स अस फील का क्या होता है, अनुभूति करना, मैक्स अस फील का मतलब हमें अनुभूति करवाती है, हमें अनुभूति करवाती है। ध्यान दीजिएगा, क्रिएशन ऑफ साउंड, क्यों, क्योंकि आशा मैक्स अस फील, हमें अनुभूति करवाती है किसकी, प्लेजर सम खुशी, हैप्पी, प्रसन्नता की अनुभूति करवाती है। कवि कहता है मेरे लिए आशा एक क्रिएशन ऑफ साउंड है, व्हाट इज द रीजन, पहला कारण उसने दे दिया है, पहला एक रीजन दिया है, दैट मेक्स अस फील प्लेजर सम, जो हमें खुशी की अनुभूति करवाती है, आनंद की अनुभूति करवाती है, प्रसन्नता की अनुभूति करवाती है, हैप्पीनेस की अनुभूति करवाती है। समझ में आ गया? अगले लाइन में चलते हैं,
एंड लीप करने का काम भी कौन कर रही है यहाँ पे? होप आशा। हाँ जी, लीप का मतलब उछालती है, लीप उछालती है विथ केसा, लीप उछालती है विथ केसा। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह, उत्साह जिसे हम जील कह सकते हैं, इंग्लिश में जील कहते हैं, उत्साह, जील जिसे कह सकते हैं। एंड ग्लो, ग्लो का मतलब जिसे हम कहते हैं चमक, प्लस, प्लस जिसे हम क्या कहते हैं? प्लस, चमक। कि एक आशा जो मन की रचना है मेरे अंदर लीप छलांग लगाती है, उछलती है, किसके साथ? एंथुसियाज्म, उत्साह, जील उत्साह के साथ, एंड ग्लो चमक के साथ। कि एक आशा, यहाँ का पैराग्राफ अपने आप में एक अलग डेफिनेशन देगा कि कवि के अनुसार आत्मा मन की रचना है जो मुझे क्या करती है? आनंद की अनुभूति करवाती है और मेरे अंदर एक उत्साह और चमक के साथ छलांग लगाती रहती है, कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ अच्छा करने की, आगे बढ़ने की, आगे एक कठिन रास्ते को पार करने की मेरे में छलांग लगाती रहती है। ये चीज यहाँ पर डिफाइन किया गया है। क्लियर, समझ में आ गई बात? अगला पैराग्राफ 2 लाइन का है, इसको पढ़े। इन पास्ट, पास्ट का मतलब भूतकाल में, भूतकाल का जो समय हमारा गुजर चुका है, भूतकाल में भी है सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड हम बच चुके हैं, भूतकाल में भी हम बच चुके हैं। कौन? होप, आशा। अगर हमारे अंदर आशा विद्यमान नहीं होती तो हम प्रेजेंट नहीं देख सकते, फ्यूचर की तो बहुत दूर की बात है। ध्यान दीजिएगा, कवि क्या कहना चाहता है कि अगर हम पास में आशा थी, हमारे मन में आशा थी, इसीलिए आज हम वर्तमान में भी बचे हुए हैं। अगर पास्ट में हमारी आशा नहीं होती तो हम वर्तमान में नहीं बचे थे। तो सरमाइज का मतलब बचना, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बी सरमाइज, सरमाइज का मतलब है गैस करना, गैस करना, अनुमान लगाना। बी सरमाइज हम अनुमान लगाते हैं ओ फ्यूचर, भविष्य का। बिकॉज ऑफ होप, क्योंकि हमें क्या है? क्योंकि हमें क्या विद्यमान है? हमें आशा विद्यमान है, आशा विद्यमान है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हम भूतकाल में जीवित थे, क्योंकि हमें भूतकाल में आशा नहीं होती तो हम प्रेजेंट को नहीं देख पाते, फ्यूचर तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए पास्ट की जो आशा थी उससे हम आज भी वर्तमान में बचे हुए हैं और भविष्य का अनुमान भी हम किसी संदर्भ में लगा सकते हैं, वो आशा के संदर्भ में भी। अगर हमारे अंदर आशा विद्यमान नहीं है तो हम फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा प्रेजेंट भी दुखदायी हो सकता है। अगर हमें आशा विद्यमान नहीं है तो हमारा प्रेजेंट भी दुखदायी हो सकता है, तो भविष्य का तो अनुमान हम लगा ही कैसे सकते हैं। तो इस पूरी की पूरी पोएम में मैंने आपको अबाउट द पोएम एक्सप्लेन किया गया है और इस पूरी की पूरी पोएम का मेरे हिसाब से मैंने हर मीनिंग को इंग्लिश टू इंग्लिश भी एक्सप्लेन किया, बोला है साथ में, और मैंने लगभग हिंदी में भी साथ में लिखा भी है, बोला भी है। फिर भी किसी प्रकार की हम इसके जो बचा हुआ चैप्टर है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से देखेंगे। तो इससे रिलेटेड हम जो बात पढ़ना चाहते थे, वो बात एक्सप्लेन करना चाहते थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई वर्ड मीनिंग या कोई एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करना चाहते थे, वो आपको नहीं आए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मेरे मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए। आगे राजेंद्र अग्रवाल की होप को किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इतना जो चैप्टर सारा का सारा है ये ह्यूमन बीइंग से पढ़ा है। आगे हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और नेचर के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति आज हमने देखा था, नाम दिए हैं और यहाँ पे मी अपने रिलेटेड बात बताई है। वी का मतलब ह्यूमन बीइंग है, इसमें भी ह्यूमन बीइंग है और मी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग खुद को बताया गया है। तो ये सारा का सारा आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो सारा का सारा किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड डेफिनेशन क्या है? क्रिएशन ऑफ साउल अकॉर्डिंग टू पोएट। कवि के अनुसार होप की जो डेफिनेशन है वो क्रिएशन ऑफ साउल है। क्यों है उसको एक्सप्लेन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड तो कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बर्ड से रिलेटेड, एनिमल और नेचर से रिलेटेड पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आपको धन्यवाद।